गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 15 दाजू के बारे में समझेंगे। पेज नंबर 65 समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 66। तो पेज नंबर 66 पर लिखा है कि इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। यहाँ 65 में लिखा था कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा था मदन से। तो मदन ने जवाब दिया कि इस प्रश्न ने उसके संकोच में डाल दिया। यहाँ लेखक ने लिखा है कि इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया, यानी कि मदन को संकोच में डाल दिया जगदीश बाबू के प्रश्न ने। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला कि वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। यह तो दूर है बहुत साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर ऐसा प्रश्न पूछा, कुछ नाम तो होगा ही। डोटिया लगो, वह सकुचता हुआ सा बोला। ऐसा मदन ने बोला कि डोटिया लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुए एकाकीपन की साई दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकले सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। उसे खुशी हो गई। मदन को खुश हुआ बहुत कि ये मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ, बाबा, दीदी, भूली, छोटी बहन, दाजू यानी कि बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। कौन सा संबंध नज़दीक लगा। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू यानी कि बड़ा भाई। ये संबंध मदन को अच्छा लगा जगदीश बाबू से। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। इनके जो अजनबीपन था वो दूर हो गया 2-4 दिन में जगदीश बाबू और मदन के बीच में। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। टेबल पर बैठते ही मदन की आवाज़ सुनाई देती। दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी यूँ यानी कि हिम पड़ेगा, बर्फ़ पड़ेगी। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। यानी कि दूसरी टेबल से मदन को बुलाने की आवाज़ आती तो वहाँ चला जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़ पानी लाओ। ये सब जगदीश बाबू ने कहा दाजू से। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। जैसे बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ऐसा महसूस होता है मदन को। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया, यानी कि अकेलापन जगदीश बाबू का भी दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू ऐसा कहता था। मगर जगदीश बाबू को यह दाजू शब्द पसंद नहीं था।
दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। यानी कि दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी, ये जो अपनेपन की जो पतली डोरी थी, अहम यानी कि अभिमान की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाज्यू चाय लाऊं, ऐसा मदन ने कहा। चाय नहीं, लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू को दाज्यू शब्द पसंद नहीं था। बार बार मदन दाज्यू दाज्यू कहता था, तो चाय नहीं, लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते, वैसा जगदीश बाबू ने मदन से कहा। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें, यानी कि किसी की इज्जत का, किसी के वैल्यू का ख्याल नहीं है तुम्हें, ऐसा जगदीश बाबू ने मदन को डांटा। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका, यानी कि कंट्रोल नहीं रह सका। जगदीश बाबू को बहुत गुस्सा आया। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। जगदीश बाबू को यह भी पता नहीं कि प्रेस्टीज का अर्थ क्या होता है, किसी का मान सम्मान इज्जत, ये उसको अर्थ पता है या नहीं, ये भी जगदीश बाबू को ख्याल नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। ऐसा जो जगदीश बाबू का व्यवहार था, उससे मदन को बहुत चोट लगी, यानी कि उसको अपमानित लगा। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना लेकर उसने थोड़ी छुट्टी ले ली और वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर बहुत रोता रहा। यानी कि जगदीश बाबू ने जो उस पर गुस्सा किया और बोले तो घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक नहीं था। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे हिजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। यानी कि सभी संबंध यहाँ जो रखे थे जगदीश बाबू से मदन ने, वो सभी टूट गए, ऐसा लगता है। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो, तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यहाँ लिखा कि रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर, आंसू बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।